My lovely students, welcome to another very important session on मैथोलॉजिकल. तो स्टार्ट करते हैं सेशन. इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. Okay, so first question, a question from CAT 2002, and the question is based on the train and the cat. Okay, so a train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel is a cat that is located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat exactly at the exit. जाए तो बेचारी जाए कहाँ? एंट्रेंस को जाती है तो भी ट्रेन एग्जैक्टली वहाँ पे कैच कर लेती है, उसको कैच कर लेती है, यानी कि समझ रहे होगे. So if the cat moves to exit B, the train catches the cat exactly at the exit. के पास जाने का कोई चॉइस नहीं है. एनीवे, हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड कैट. सो पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, इफ पॉसिबल मेक अ डायग्राम, बिकॉज डायग्राम बना के ज़्यादा बेटर समझ पाओगे. ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, आई बिलीव सॉल्व किया होगा, कोशिश किया होगा. सो द क्वेश्चन इज सेइंग ट्रेन अप्रोच कर रही है एक टनल ए बी को. लेट अस से दिस इज द टनल ए बी. दिस इज अवर टनल ए बी. A is the entrance, B is the exit. Inside the tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB. तो if total distance AB हम मान लेते हैं 8 units है, because 3/8 के बारे में कह रहा है. So distance AB measured from the entrance A से 3/8 पे है, यानी कि this is somewhere here. ठीक है, so this distance will be 3 units and this distance will be 5 units. And this is our cat. Okay, so when the train whistles, the cat runs. तो cat run करती है, कहाँ रन करती है? If the cat moves to the entrance of the tunnel, उसके पास दो choices available है, either she moves towards the entrance or she moves towards the exit. So if she moves towards the entrance, in that case the train catches the cat exactly at the entrance, which implies that cat as well as the train, they come exactly at the same time at the entrance A. So train might be somewhere here at some distance, the distance that we do not know. This is the train and this is the train coming towards tunnel. Okay, now let's say this distance, this is equal to small d. Okay, so when cat comes towards the entrance, which is 3 units away from the position where cat is already located, so 3 units distance अगर cat travel करती है, in the same time the train travels the distance d. तो टाइम सेम है. पहला सिनारियो हमारा क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट सिनारियो, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट एज वेल एज ट्रेन हम ऑब्जर्व करते हैं. सो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 3 यूनिट्स किया है. ठीक है, 3 यूनिट्स किया है. अब 3x 5x भी मान सकते हो, उस हिसाब से ही मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात समझ रहे हैं. 3 यूनिट्स किया है और ट्रेन ने एट द सेम टाइम हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी. इज दैट क्लियर? ठीक है. इन द सेकेंड सिनारियो, इफ कैट रन्स टूवर्ड्स द एग्जिट, इस बार कैट एंट्रेंस की तरफ नहीं जाएगी, एग्जिट की तरफ जाएगी. तो इन सच अ केस, इफ कैट मूव्स टू एग्जिट बी, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट, व्हिच इंप्लाइज दैट कैट हैज कवर्ड दिस डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन कितना होगा? ट्रेन हैज कवर्ड दिस टोटल डिस्टेंस which is small d as well as 8 units, the complete length of the tunnel. So that will be small d plus 8 units. Is that clear? अब दोनों सिनारियोज को कंपेयर करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. इन द फर्स्ट केस द कैट हैज ट्रेवल्ड 3 यूनिट्स, चाहे वो एंट्रेंस की तरफ ट्रैवल किया, एग्जिट की तरफ ट्रैवल किया, बट 3 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, तो 3 यूनिट्स ट्रैवल किया है. बट इन द सेकंड सिनारियो द कैट हैज ट्रैवल्ड 5 यूनिट्स. सो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज दैट ऑफ 2 यूनिट्स. तो बिटवीन बोथ द सिनारियोज डिस्टेंस हमारा है, कैट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस 2 यूनिट्स. ठीक है, अगर हम दोनों सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करें. सिमिलरली फॉर द ट्रेन हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस d एंड इन सेकंड केस ट्रेन हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस d प्लस 8 यूनिट्स. तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा आ रहा है यहाँ पे 8 यूनिट्स का. 8 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है. तो फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो को कंपेयर करते वी आर सीइंग दैट कैट हैज ट्रैवल्ड 2 यूनिट्स डिस्टेंस इन द सेम टाइम एज द ट्रेन व्हेन ट्रेन हैज ट्रैवल्ड टोटल 8 यूनिट्स डिस्टेंस. तो इज दैट क्लियर कि सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रेशियो
for cat and train, distance travel का ratio for cat and train is 2:8. So if time is same, तो distance will be proportional to speed. So if distance का ratio कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है, तो speed का ratio will also be 1:4. But 1 speed आ रहा है ट्रेन का and 4 speed will be that 1 speed आ रहा है कैट का and 4 speed will be for the train. क्वेश्चन में पूछा है ऑपोजिट ट्रेन एंड कैट का रेशियो पूछा है, सो आंसर विल बी 4:1. ऑप्शन बी. अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बट अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्या बात समझ में आती है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Excluding stoppages, the speed of a bus is 80 km per hour, and including stoppages, it is 60 km per hour. So, for how many minutes does the bus stop per hour? Excluding the stoppages, the speed of a bus is 80, and when we include the stoppages, the speed of the bus comes out to be 60 net to net. So, for how many minutes does the bus stop per hour? Okay. So, what does that imply? That implies that if the bus is going non-stop, the bus will be covering 80 kilometers in an hour. Isn't it so? बट ऐसा होता नहीं ना, बस स्टॉपेज भी तो लेगी भाई. बस चल किस लिए रही है? इसीलिए तो चल रही है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके. सो बस इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल नॉन स्टॉप, सो ऑब्वियसली देयर विल बी स्टॉप्स, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर्स पर आवर, व्हिच इंप्लाइज दैट व्हेन यू ऐड द स्टॉपेजेस एज वेल, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 60 किलोमीटर्स इन एन आवर. So which implies that in total 60 minutes, का time, bus might be having some stoppages. Let us say this is one stop, this is one stop, and so on. ठीक है, so bus might be having some stoppages. ये मान लो T1 minutes का है and this is T2 minutes का stoppage. So total travel time कितना होगा? If this is 60 minutes, total travel time will be lesser. This is not 60 minutes. It will be much lesser. That will be 60 minus total stoppages. Let us say in this case, this is T1 plus T2. Is that clear? तो 60 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन ने एक्चुअल में, while the speed of the bus is 80. So if the bus was traveling for whole 1 hour, it would have traveled 80 kilometers, but bus is not traveling for whole 1 hour. Bus is traveling for lesser time. So we can find out that travel time. Let us say that travel time is equal to t, because that is our concern. If we can find out t, then we can also find out कि for what time the train is going to stop, bus is going to stop. Stoppage का टाइम भी निकल आएगा. ठीक है, so t की वैल्यू निकाल लेते हैं. The bus is traveling the distance of 60 kilometers while its speed is 80 kilometers per hour. So travel time t will be equal to 60 divided by 80. 60 divided by 80, that will be travel time. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज 60 का एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, अगर ये बस नॉन स्टॉप चलती तो हमें ये पता लगाना है कितने टाइम में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती. इफ द बस वॉज गोइंग नॉन स्टॉप, देन एट इन वॉट टाइम इज बस गोइंग टू ट्रैवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड इज 80. So time taken will be 60 kilometers is the distance traveled divided by speed. This is distance traveled divided by speed, and this comes out to be 3/4 hours, which is 45 minutes. And if bus was traveling for 45 minutes, so it must have taken stoppages for 15 minutes. It must have stopped for 15 minutes. Is that clear? Okay, this is one way to look at the problem. The second way could be we can observe that total speed of bus is 80, but bus has traveled only 60 kilometers in an hour. तो कितना कम ट्रैवल किया है? The difference between 80 and 60 is 20 kilometers. So bus has traveled 20 kilometers less, and bus has traveled 20 kilometers less. Why? Because of the stoppages. So this difference is because of the stoppages. Because of stoppages. So stoppage time will be equal to the time the bus would have taken in traveling this particular 20 kilometer, and speed is 80, to 20 by 80 stoppage time आ जाएगा straight away 1/4 hour, which is 15 minutes. 15 minutes. Is that clear? ठीक है, very easy question. Next one. Ananya starts from home for her office. She travels downhill, then on flat ground, and then uphill to reach her office. It takes her 3 hours to reach the office. On the way back home, she takes 3 hours 10 minutes to reach home along the same route. The speeds downhill is 60 km per hour, on flat ground is 48 km per hour, and uphill
इट इज द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली फ्लैट ग्राउंड पे एक स्पीड गिवन है, डाउन हिल में स्पीड फास्ट हो जाएगा बिकॉज डाउन हिल में स्लोप का भी बेनिफिट मिलेगा, और अप हिल में स्पीड विल बी स्लोअर बिकॉज अप हिल में स्लोप का डिसएडवांटेज मिलेगा. तो दैट इज वाई फ्लैट ग्राउंड पे स्पीड है 48, uphill speed is higher at 60 km per hour. Sorry, downhill speed is higher at 60 km per hour. Uphill speed is lower at 40 km per hour. ठीक है. We need to find out कि what is the distance between Ananya's home and office. Pause the video and try to solve it. Okay, सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम इसका. तो first she is traveling downhill. Then she is traveling on the flat ground, and lastly she is traveling uphill. Let us say this is the starting point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Okay, this is uphill portion, downhill portion. जब जा रही है तो this is downhill portion from home to office because this is her home and this will be office. So this is downhill portion, this is flat ground, and this is uphill portion. जाते समय लौटते समय this will, ऑफिस से घर लौटते समय क्या होगा, फ्रॉम ऑफिस टू होम DC will be downhill portion, CB will be flat ground and BA will be uphill portion. Isn't it so? ठीक है. सो डाउनहिल कब है, व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम A to D, बट व्हेन शी इज कमिंग बैक फ्रॉम D to A या ऑफिस टू होम, देन दिस विल बी अपहिल पोर्शन. ठीक है. सेम फॉर हियर, अपहिल व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम A to D एंड डाउनहिल व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम D to A. और फ्लैट ग्राउंड तो फ्लैट ही है दोनों केसेस में. इन द फर्स्ट केस शी इज टेकिंग 3 hours का टाइम. तो इफ AB डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, AB इज D1, डिस्टेंस मान लेते हैं D1, this distance is D2 and this distance is D3. तो क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम, टाइम के लिए इक्वेशन बनाते हैं. टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड और टोटल टाइम इज 3 hours. तो इन द फर्स्ट केस D1 हमारा क्या आ रहा है, जब व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, तो इन दैट केस AB portion is downhill, so speed will be 60. So D1 by 60, this will be the travel time from A to B. ठीक है. travel time from A to B, that will be D1 by 60. Then second distance is D2, speed is 48, D2 by 48 आ जाएगा टाइम, travel time. And third distance is D3, और now this D3 is uphill when she is going from home to office, so speed will be 40 and total time comes out to be 3 hours. So this will be our first equation. Is that clear? Second equation में क्या होगा, when she is coming back from office to home, DC distance becomes the downhill portion. Isn't it so? DC distance becomes the downhill portion. तो downhill हमारा हो जाएगा D3 by 60 plus D2 is flat ground anyway, D2 by 48, और plus D1 becomes our uphill portion, तो D1 by 40. And this time the time taken is 3 hours 10 minutes. तो 10 minutes हमारा हो जाएगा 1 by 6, तो 3 and 1 by 6 which is equal to 19 by 6. So this is our second equation. Is that clear? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया. अब सॉल्व करना है इसको. क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3. So we'll have to check D1 plus D2 plus D3. Now before adding these equations, because अगर हम ऐड करेंगे तो हमें D1 plus D2 plus D3 के लिए शायद चीज़ें मिल पाए. Before adding we can do one जुगाड़. क्या जुगाड़ कर सकते हैं कि we can multiply both the equations by LCM of 60, 48 and 40, ताकि डिनोमिनेटर हट जाए. डिनोमिनेटर को रिमूव करना पर्पस है. ठीक है. तो पहले उसको रिमूव कर लेते हैं. LCM क्या आ जाएगा, LCM of 60, 48 and 40 will be 240. 240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके. दोनों इक्वेशंस को वी कैन मल्टीप्लाई बाय 240. So the outcome will be, in the first case this will be 4D1 plus 5D2 plus 6D3, and that is equal to 720. And in the second case this becomes 4D3 plus 5D2 plus 6D1, and that is equal to 19 into 40, यानी कि 760 आ जाएगा. So these are the two equations. ठीक है. इनको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे तो हॉच पॉच हो जाएगा ज़्यादा. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 4D1 प्लस 5D2
plus 6d3, that is equal to 720. And second equation is 4d3 plus 5d2 plus 6d1, and that is equal to 760. Now if we add these two equations, here is d1, here is d1, so 4 plus 6, d1 आ गया हमारा 10 d1. Similarly d2 का कोफिशिएंट इज ऑल्सो 10 एंड सिमिलरली d3 का कोफिशिएंट इज ऑल्सो 10. अगर नहीं आता सबका कोफिशिएंट सेम तब तो कैसे सॉल्व करते? तो दिस इज इक्वल टू 720 प्लस 760, दैट इज 1480 किलोमीटर्स ऑब्वियसली. तो d1 प्लस d2 प्लस d3 आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 1480 बाई 10, तो 148 किलोमीटर्स. So total distance traveled by Ananya, total distance between her home and the office, that is 148 kilometers. Option C is the answer. Is that clear? Okay. So the answer is 148 kilometers. Clear? Next question करते हैं on the same thing, on the same information. Second question क्या कह रहा है? The question number 2 is saying by what distance should her office be shifted so that the time taken to go to office is same as time taken to reach home from the office. Second question ये कह रहा है किस distance से ऑफिस को शिफ्ट करें so that time taken to go to office is same as time taken to reach home. यानी कि ऑफिस जाने में जितना टाइम लगे लौटने में भी उतना ही टाइम लगे. ठीक है. सो कितने डिस्टेंस से ऑफिस शुड बी शिफ्टेड? नाउ देयर इज वन थिंग कि होम तो अपनी पोजीशन पे, वो तो शिफ्ट नहीं होगा, तो d1 डिस्टेंस को तो चेंज नहीं करेंगे, d2 को भी चेंज नहीं करेंगे, d3 को चेंज करना पड़ेगा. लॉजिक क्या है इसके पीछे का? देखो फ्लैट ग्राउंड पे तो ट्रैवल टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, जाते समय भी लौटते समय भी. फ्लैट ग्राउंड पे ट्रैवल टाइम विल बी एग्जैक्टली सेम वेदर यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू ऑफिस और फ्रॉम ऑफिस टू होम. So that travel time is exactly same. But problem आएगा in d1 and d3, these stretches, because when you are going, that d1 becomes the downhill portion, but when you are coming back, d1 becomes the uphill portion. Similarly for d3, isn't it so? And we cannot change d1, we can only change d3 because हमें ऑफिस को शिफ्ट करना है. ठीक है. So we can only change d3. तो कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि somehow d1 and d3 इक्वल हो जाए. Why? Because if d1 and d3 are equal, so in that case time taken will be same. d1 और d3 अगर हमारे इक्वल हो गए तो टाइम टेकन हमारा सेम आ जाएगा. ठीक है. क्यों सेम आएगा? बिकॉज हमारा अल्टीमेटली जो डिफरेंस आ रहा है वो इसीलिए तो आ रहा है. इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन, चेक दिस इक्वेशन, d1 बाई 60 आ रहा है जाते समय, d2 बाई 48 एंड d3 बाई 40. ठीक है. और सेकंड केस में दिस इज d3 बाई 60, तो d1 और d3 इंटरचेंज हो जा रहे हैं इक्वेशन में. द ओनली थिंग हैपेंस दैट d1 and d3 गेट इंटरचेंज्ड व्हेन यू आर गोइंग, देन d1 इज डाउनहिल, d3 इज अपहिल. व्हेन यू आर कमिंग बैक, d3 is downhill and d1 is uphill. So d1 and d3 are going to be interchanged when you are going and when you are coming back. So that is the total time will be same in both cases if both d1 and d3 are same, because तब interchange होने के बाद भी कोई time में change नहीं आएगा. तो हमारा purpose is that d1 and d3 should be same. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. बट पहले में डिफरेंस तो पता चले इनमें डिफरेंस क्या है, तब तुम शिफ्ट करने के बारे में सोचें. तो यानी कि हमें अगेन ये दो इक्वेशंस को यूज करना है समहाउ. एक सेकेंड. ओके, अगेन इन इक्वेशंस को यूज करना है. और कैसे यूज करेंगे? तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को फिर से नोट डाउन करते हैं. इस बार हम क्या जुगाड़ करेंगे? 4d1 प्लस 5d2 प्लस 6d3, that is equal to 720. And in the second case, this is 4d3 plus 5d2 plus 6d1, and that is 760. So if we subtract the first equation from the second, तो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, d2 वाला पोर्शन विल बी कैंसल आउट. ठीक है. सो दैट बिकम 6d1 माइनस 4d1, so 2d1 minus 2d3, and that is equal to 40. So from here we know that d1 minus d3 will be equal to 20 kilometers. The difference between d1 and d3 is 20 kilometers. So d3 is 20 kilometers lesser. So if we increase the distance d3 by additional 20 kilometers, then the problem will be solved, because in that case our distance for office will be d3 plus 20. ठीक है, on the other portion, on the other slope, or d3 plus 20 will be equal to d3, will be equal to d1. If d3 plus 20 is equal to d1, so in that case for sure the total travel time will be equal to same, will be same. क्या ये बात क्लियर होता है? So office should be shifted by 20 kilometers. Option B will be the answer. क्या बात क्लियर है? ठीक है. ऑफिस शुड बी शिफ्टेड बाई 20 किलोमीटर्स. होम तो शिफ्ट नहीं कर सकते. अगर होम शिफ्ट कर सकते तो इन दैट केस वी कैड ऑल्सो हैव डिक्रीज d1 बाई 20 किलोमीटर्स. वी कुड ऑल्सो हैव डिक्रीज d1 बाई 20 किलोमीटर्स, बिकॉज उससे भी हमारा जो टाइम है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है. सो दैट कुड ऑल्सो हैव बीन डन, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट दैट. क्वेश्चन आस्किंग अबाउट
शिफ्टिंग ऑफ द ऑफिस, वैसे भी होम तो कहाँ शिफ्ट करोगे अनलेस शी इज स्टेइंग एट द रेंटेड प्लेस, ठीक है, सो उस केस में क्वेश्चन वैसा बन जाता है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 17.5 किलोमीटर इन 21 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजेस बाय 32 किलोमीटर पर आवर, then find the time taken by car to cover a distance of 7.5 kilometers. So initial speed current information is given that car covers a distance of 17.5 kilometer in 21 minutes. Okay, 17.5 किलोमीटर इन 21 मिनट्स। तो क्या वे स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा? 17.5 बाई 21 इंटू 60, ठीक है, और फिर ये डेसिमल हटाओगे, सो दिस विल बिकम 210, जीरो से गया जीरो एंड देन 2, 7, 7 से जाएगा 25 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो स्पीड ऑफ द कार इनिशियली इज 50, but we are decreasing the speed of the car by 32 km per hour. The new speed of the car will be equal to 50 minus 32, which is 18 km per hour. But since, ठीक है, 18 का आ गया हमारा, तो टाइम टेकन क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। टाइम टेकन विल बी 7.5 इज द डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई 18, से दिस विल बी द टोटल टाइम इन आवर्स, बट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिनट्स में गिवन है। 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये डेसिमल गया नीचे आया 0, 0 से गया 0, 6 से 3 बचा, 75 बाई 3 यानी कि 25 मिनट्स में this distance can be traveled. Option C. Option C. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Amay goes from Panipat to Karnal at the speed of 4.5 km per hour. He finishes his work in 75 minutes and comes back at a speed of 6 km per hour. If he completed the entire journey in 14 hours 12 minutes, then find the distance between Panipat and Karnal. So what will be the distance between Panipat and Karnal? Okay. So he is going at speed of 4.5 km per hour. Then he is taking a rest, finishing his work in 75 minutes and coming back at a speed of 6 kilometers per hour. Okay. So what is constant in this case in both the scenarios? First he is going from Panipat to Karnal, then he is coming back. So obviously the distance is constant. Distance हमारा same है, distance is constant. And if distance is same, तो time and speed will be inversely proportional. और speed का value हमें given है 4.5 और 6 है, तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या आ रहा है? स्पीड का रेशियो इज 4.5:6, जो कि आ जाएगा 3:4. तो रेशियो ऑफ स्पीड इज 3:4. टाइम का रेशियो विल बी एग्जैक्टली द अपोजिट, so that will be 4:3. But there is one caution that he is also taking a break of 75 minutes. So 75 minutes हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल टाइम में से. टोटल टाइम कितना आ रहा है? 14 hours 12 minutes, यानी कि 14 into 60 plus 12, तो 840 plus 12, that will be 852 minutes. We'll subtract this 75 minutes because he's working for these 75 minutes. So travel time is 852 minus 75. So 800 minus 23, 777 minutes. That is our travel time. And total time is given as 7 units. Total time is 7 units. So these 7 units are 777 minutes. तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 111 मिनट्स. तो 3 यूनिट, किसी भी एक केस की वैल्यू निकालें, 3 यूनिट हमारा आ जाएगा 333 मिनट्स. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्रैवल टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड. अब हमारा 333 मिनट्स कब आ रहा है? व्हेन द स्पीड इज 6. तो डिस्टेंस विल बी 6 इंटू 333, बट ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि मिनट्स में है, डिवाइड बाई 60 करोगे, तो दिस बिकम्स 333 by 10, तो 33.30 kilometers. That will be our distance between Panipat and Karnal. This will be our answer. 33.30 kilometers. Option B. Is that clear? ठीक है, आंसर आ जाएगा 33.30 kilometers. Next question. A person traveled 120 km by steamer, 450 km by train, and 60 km by horse. It took him 13 hours and 30 minutes. If the speed of the train is 3 times that of the horse, and 1.52 km that of the steamer, then what is the speed of the steamer? यानी कि हमें रेशियो गिवन है स्पीड्स का, एग्जैक्ट स्पीड्स तो गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है, और हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है स्टीमर से, ट्रेन से और हॉर्स से. फाइन, तो स्टीमर, ट्रेन एंड हॉर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 120, 450
एंड 60 एंड स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 3 times दैट ऑफ द हॉर्स. ओके, सो इफ हॉर्स का स्पीड इज 1 unit तो ट्रेन का स्पीड आ जाएगा हमारा 3 units एंड ऑल्सो 1.5 times दैट ऑफ द स्टीमर. तो ट्रेन का स्पीड 1.5 times ऑफ द स्टीमर है, यानी कि स्टीमर का स्पीड कितना हो जाएगा? 1.5 इज 3/2 टाइम्स है, यानी कि स्टीमर का स्पीड आ जाएगा 2/3. तो 2/3 into 3 विल बी नथिंग बट 2 units. तो स्पीड का रेशियो इज 2:3:1. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू रेशियो में निकाल सकते हैं. एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा बिकॉज हमें स्पीड रेशियो में पता है, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी रेशियो ऑफ टाइम. ठीक है, फर्स्ट केस में वैल्यू क्या आएगा? 120/2 यानी कि 60 यूनिट्स. सेकंड केस में दिस विल बी 150 यूनिट्स और थर्ड केस में दिस विल बी अगेन 60 यूनिट्स. So this is the ratio of time. Total travel time is 13 hours 30 minutes. So this value total is coming out to be 60 plus 60 plus 150. That is 120 plus 150, which will be equal to 270 units. और ट्रैवल टाइम कितना है? 13 hours 30 minutes है. So that will be 13 into 60 plus 30. 780 plus 30 यानी कि 810 minutes that comes out to be. 270 units is equal to 810 minutes. So 1 unit का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 unit will be equal to 3 minutes. 1 unit will be equal to 3 minutes. स्पीड ऑफ द स्टीमर पूछ रहा है, तो स्टीमर के केस में हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम कितना होगा? 1 into 3 minutes है, तो टाइम विल बी 60 into 3 180 minutes, which is 3 hours. So time taken is 3 hours. So speed of the steamer will be equal to 120 is the distance divided by 3 to 40 km per hour. Similarly, speed of the train will be, निकालना नहीं है, बट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा? 60 km per hour आ जाएगा. बिकॉज यहाँ से 1 यूनिट हमारा कितना है? 40 km per hour हमारा 2 यूनिट्स का वैल्यू है, स्पीड का 2 यूनिट्स का वैल्यू है. तो 1 यूनिट हमारा 20 आ जाएगा. ट्रेन का स्पीड 3 यूनिट्स है, 60 km per hour, एंड स्पीड ऑफ द हॉर्स विल बी 20 km per hour. So these will be values of the speeds respectively. Is that clear? ठीक है. So these are all the questions in this session. I believe session में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे. If there is any doubt or queries, make sure to comment about that. If you are liking the content, then make sure to write about that as well. And also like the session if you have not already liked it and you are watching till the end. ठीक है. If you have not already subscribed to the YouTube channel, then make sure to subscribe to it as well as press the bell icon and share with your friends and in the groups that you are part of. चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस वेयर द क्वेश्चंस आर स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड इन द सेंस के क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं हो. फॉर एग्जांपल स्पीड और टाइम के लिए द क्वेश्चन माइट बी सेइंग दैट ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस इन सर्टेन टाइम, बट इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 20 km per hour, देन टाइम डिक्रीजेज बाई 20 minutes. सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या मेथड होगा, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से बिना इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, या बिना इक्वेशन मतलब किस तरह से और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो विल बी सीइंग सम क्वेश्चंस ऑन दैट काइंड इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विद रिलेटिव स्पीड एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स. चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.